कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की तो वो बुढ़िया एक साया बनकर आई और फिर मुझे कुछ होश न रहा। जब मुझे होश आया तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, मुझे कुछ भी दिखाई ना दे रहा था। अचानक ही मुझे अपने बाजू पर चुभन सी महसूस हुई। मैंने अपना दूसरा हाथ अपनी जेब में डाला और लाइटर निकालकर उसे जलाया तो मुझे महेश दिखाई दिया। वो मेरे बाजू से खून पी रहा था। आग को देखकर वो एकदम घबरा गया और पीछे हट गया। मैं जल्दी से उठा और इसकी तरफ बढ़ा, लेकिन वो कमरे से निकलकर भाग गया और मुझे यकीन हो गया कि इस मखलूक को सिर्फ आग से ही खत्म किया जा सकता है। फिर मैं भागता हुआ जंगल में आ गया। मैंने दरख्तों की सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और इन्हें आग लगा दी। अचानक ही मुझे अपने पीछे गिराहट सुनाई दी। मैंने पीछे देखा तो वही खौफनाक बिल्ली खड़ी थी। मैंने आग से जलती लकड़ियां इस पर फेंकी तो उसे आग लग गई और इसका जिस्म धुआं बनकर गायब हो गया। मैं और अरसलान नजरें घुमा घुमा कर इधर इधर देख रहे थे, लेकिन यहाँ तो किसी चरीद परीद का निशान तक न था। यार ये जंगल कितना वीरान है। 2 घंटे से हम शिकार तलाश कर रहे हैं, लेकिन इन 2 घंटों के दौरान हमें परिंदा तक नजर नहीं आया। अरसलान ने ऊपर दरख्तों को देखते हुए कहा, तुम्हारा ही ख्याल था कि हमें इस जंगल में जाना चाहिए। मैंने तो कहा भी था कि इस जंगल में चलते हैं जिसमें हमने पहले भी कई शिकार किए थे। मैंने बेजारी से कहा, हाँ यार रशीद, अगर मैं तुम्हारी बात मान लेता तो फायदे में रहता, लेकिन अब मेरे ख्याल में हमें चलना चाहिए। एक तो ये जंगल इतना बड़ा है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अरसलान ने मायूसी से कहा, नहीं, मेरा ख्याल है हमें थोड़ा आगे जाना चाहिए, हो सकता है शिकार मिल ही जाए। मैंने चलते चलते कहा और अरसलान ना चाहते हुए भी मेरे साथ आगे चलने लगा। आज मौसम बहुत ही खुशगवार था। आसमान पर काले काले बादल छाए हुए थे। मेरी नजर में आज शिकार के लिए मौसम बहुत अच्छा था, लिहाजा मैंने अरसलान को फोन करके अपने घर बुलाया और उसे शिकार पर चलने को कहा तो वो तैयार हो गया। मैंने अपनी रिवाल्वर उठाई और हम दोनों जंगल की तरफ चल पड़े। जब हम जंगल में दाखिल हुए तो उस वक्त शाम के 5 बज रहे थे। इस जंगल में हम आज पहली बार आए थे। अरसलान के ही कहने पर मैं इस जंगल में आया था, वरना मेरा इरादा तो दूसरे जंगल में जाने का था। अभी हमें यहाँ आए हुए 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन हमें कोई भी शिकार नहीं मिला था। यार रशीद, अब हमें वापस चलना चाहिए। मैं तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ और अभी थोड़ी ही देर में अंधेरा भी करने वाला है। अरसलान ने डूबते सूरज को देखते हुए कहा। मैंने रुककर एक नजर सूरज को देखा जो बस डूबने ही वाला था। हाँ यार, कहता तो ठीक है, अभी भी हमें जंगल से निकलते हुए अंधेरा तो हो ही जाएगा। मैंने परेशानी से कहा। अभी हम आपस में बातें ही कर रहे थे कि हमें अपने पीछे किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। हमने पीछे देखा तो हमारा सांस ऊपर का ऊपर रह गया। हमारे ही सामने एक बहुत ही खौफनाक बिल्ली खड़ी गिरा रही थी। वो आम बिल्ली से बहुत ही बड़ी थी। इसका रंग काला सियाह था और आंखें सुर्ख अंगारों की तरह थी। आज हमने जिंदगी में पहली बार इतनी बड़ी बिल्ली देखी थी। वो गिराती हुई हमारी तरफ बढ़ी। मैंने रिवाल्वर संभाली और इसका निशाना लेकर फायर कर दिया। मैं खुश हो रहा था कि मेरा निशाना बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरी खुशी एकदम ही परेशानी में बदल गई थी, क्योंकि गोली इसके सर में से होती हुई दरख्त में जा लगी थी। लेकिन इस बिल्ली को कुछ भी नहीं हुआ था। गोली इसके सर से ऐसे गुजर गई जैसे वो बिल्ली ना हो बल्कि हवा हो। मैं और अरसलान खौफजदा नजरों से उसे देख रहे थे। मैंने सोचा हो सकता है मेरा निशाना गलत हो गया हो और गोली बिल्ली को लगने की बजाय दरख्त में जा लगी हो। इससे पहले कि वो बिल्ली मुझ पर हमला करती, मैंने एक और फायर कर दिया, लेकिन गोली फिर से उसके जिस्म से गुजर गई। लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। भागो यहाँ से, अरसलान ने चीख कर कहा और एक तरफ को भागा। मैं अभी भागने ही वाला था कि इस बिल्ली ने मुझ पर छलांग लगा दी और मैं दूर जा गिरा। रिवाल्वर मेरे हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। गिरने से मुझे काफी जख्म आए थे, लेकिन मैं उन जख्मों की परवाह किए बगैर ही उठ खड़ा हुआ और एक तरफ भाग खड़ा हुआ। छोटे छोटे रास्तों को फलांगता हुआ मैं भाग रहा था। मैं किस तरफ जा रहा था इसका मुझे कुछ इल्म नहीं था। मुझे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए अंधेरे से भी खौफ आ रहा था। मेरे पाँव में कांटेदार झाड़ियों के कांटे चुभ रहे थे। कहीं कहीं दरख्तों से ठोकर खाकर गिरने से मेरा जिस्म काफी जख्मी हो गया था, लेकिन मैं उन जख्मों की परवाह किए बगैर सिर्फ एक बेनाम मंजिल की तरफ भाग रहा था। मुझे डर था तो सिर्फ इस बिल्ली का था। मेरा पूरा बदन पसीने से शराबोर था। मैं भागते भागते काफी थक गया था। मैंने रुककर पीछे की तरफ देखा, लेकिन इस बिल्ली का नामो निशान तक नहीं था।
मैंने वहीं बैठकर गहरी गहरी सांसें लेना शुरू कर दी। अंधेरा काफी फैल चुका था। मैंने इधर इधर देखा कि मैं जंगल के किस हिस्से में मौजूद था। अचानक ही मुझे दरख्तों के दरमियान कुछ दूर रोशनी नजर आई तो मुझे कुछ हौसला मिला। मैंने अपने जख्मों से भरे जिस्म को हरकत दी और उठ खड़ा हुआ और इस रोशनी की तरफ चलने लगा। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था रोशनी तेज हो रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था लेकिन फिर भी मेरा जिस्म जगह जगह से दुख रहा था। मुझे चलने में भी काफी मुश्किल पेश आ रही थी और अब तो मेरा सर भी चकराने लगा था। दरख्तों का सिलसिला अब काफी कम हो चुका था। वो रोशनी किसी हवेली से आ रही थी। मुझे अब वो हवेली साफ नजर आ रही थी। चांद की रोशनी में वो जगह बहुत ही पुरस्कार और दहशत ज़दा लग रही थी। हवेली तो ऐसे लग रही थी जैसे बहुत ही खौफनाक भूत खड़ा हो। मेरा दिमाग डूबता चला जा रहा था। मैं काफी मुश्किल से गेट तक पहुंचा था और दस्तक दी और दीवार का सहारा लेकर वहीं खड़ा हो गया। मैंने दोबारा दस्तक दी। थोड़ी देर बाद मुझे किसी के चलते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। आवाज धीरे धीरे करीब आ रही थी। फिर अचानक ही गेट एक अजीब सी आवाज के साथ खुल गया। कौन है? एक बुढ़िया ने सर बाहर निकाल कर कहा और इस बुढ़िया की शक्ल देखकर मैं एकदम कांप सा गया। इसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। वो काली रंगत और सफेद बालों में किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? इस बुढ़िया ने पूछा। मैं मुसाफिर हूँ और इस जंगल में भटक गया हूँ। एक रात तक के लिए जगह मिल सकती है? मैंने मुश्किल से कहा और वहीं गिर गया। कौन है अम्मा? अंदर से किसी लड़की की शीरीं आवाज मुझे सुनाई दी। बेटा कोई मुसाफिर है और काफी जख्मी भी है, आओ मेरी मदद करो, उसे अंदर ले जाते हैं। इस बढ़िया ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। इसके बाद मुझे कुछ होश न रहा और मेरा दिमाग तारीकियों में डूब गया। इसके बाद मेरे साथ क्या कुछ होता रहा मुझे खबर नहीं। जब मुझे होश आया तो मैं एक कमरे में बिस्तर पर था। मैंने उठना चाहा लेकिन नाकाम रहा। मेरे जिस्म पर मौजूद जख्मों पर पट्टियां बंधी हुई थी। अचानक ही इस कमरे का दरवाजा खोला और एक निहायत ही हसीन दोशीज़ा कमरे में दाखिल हुई। तुम्हें होश आ गया? उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। मैंने फिर उठना चाहा लेकिन नाकाम रहा। अरे अभी तुम लेटे रहो, तुम्हारे जिस्म पर काफी जख्म आए हैं। मैंने मरहम लगाकर पट्टियां कर दी हैं। बस कुछ ही दिनों में तुम ठीक हो जाओगे, उसने मेरे पास बैठते हुए कहा। वो निहायत ही हसीन दोशीज़ा थी। इसकी नीली नीली गहरी आंखें बहुत ही खूबसूरत थी। मैं उसे ही देखे जा रहा था। तुम्हारा क्या नाम है और तुम्हारे जिस्म पर ये जख्म कैसे आए हैं? उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मेरा नाम मस्जिद है। तुम्हारा नाम बहुत प्यारा है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तो मैं भी मुस्कुरा दिया और फिर मैंने उसे अपने ऊपर बीतने वाली दास्तान सुना दी। मेरी दास्तान सुनकर वो काफी खौफजदा हो चुकी थी। अच्छा तो तुम्हारा दोस्त भी तुम्हारे साथ आया था? इसने पूछा। हाँ वो मेरे साथ आया था लेकिन वो भी कहीं जंगल में भाग गया था। मुझे तो उसकी बहुत फिक्र हो रही है। कहीं इसको इस खौफनाक बिल्ली ने तो। मैं कुछ कहते कहते रुक गया। मस्जिद तुम फिक्र ना करो, मैं अभी महेश को जंगल भेजती हूँ ताकि वो तुम्हारे दोस्त को ढूंढ लाए, उसने संजीदगी से कहा। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है और ये महेश कौन है और इस घर में और कौन कौन रहता है? मैंने एक साथ कई सवाल कर दिए। उसने मेरी तरफ देखा और कहा। मेरा नाम गजल है। तुम्हारा नाम तुम्हारी तरह बहुत ही खूबसूरत है, मैंने गजल की बात काट कर कहा। और महेश मेरा शौहर है। इस घर में मेरे और महेश के अलावा महेश की अम्मी रहती है, गजल ने बताया। मैं तो सोच रहा था कि गजल कुंवारी है लेकिन वो तो शादीशुदा थी। अच्छा तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ और अम्मी को भी बता दूंगी कि तुमको होश आ गया है, गजल ने कहा और उठकर कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद गजल कमरे में आई तो उसके हाथ में खाने की ट्रे थी। उसने वो ट्रे मेरे सामने रख दी। उसने ट्रे से कपड़ा हटाया तो ऊपर लुत्फ खुशबू के झुमके मेरी सांसों को मअतर करने लगे। वो भुना हुआ गोश्त था। इस गोश्त को देखकर मेरी भूख और बढ़ गई। खाना खा लूं, गजल ने कहा तो मैं खाने पर टूट पड़ा और खाता ही चला गया। वो गोश्त बहुत ही मजेदार था। मैं खाने के दौरान में गजल को भी देखे जा रहा था। इसके लबों पर एक पुरस्कार सी मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। खाना खाने के बाद मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और खाने के बर्तन उसकी तरफ बढ़ा दिए। अच्छा मैं अभी आती हूँ, इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई और मैं उसको जाता हुआ देखता रह गया। काश गजल अगर तुम्हारी शादी ना हुई होती तो मैं तुमको अपने दिल की मलका बनाता। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ, मैंने दिल ही दिल में सोचा। वो कुदरत का एक हसीन शाहकार थी। इसकी झील जैसी गहरी आंखों में एक कशिश थी जो मुझे अपना दीवाना किए हुए थी।
अचानक ही कमरे का दरवाजा खोला और गजल कमरे में दाखिल हुई। उसके साथ एक लड़का और एक वही बुढ़िया थी जिसे मैं पहले भी देख चुका था। असजिद, ये महेश है और ये हमारी अम्मी है, गजल ने तारुफ करवाते हुए कहा। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी असजिद? महेश ने मेरी तरफ बगौर देखते हुए कहा। अब काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। और हाँ असजिद, मैं अभी जंगल से आ रहा हूँ। मैंने तुम्हारे दोस्त को बहुत तलाश किया लेकिन वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आया। हो सकता है तुम्हारा दोस्त घर चला गया हो, महेश ने तफसील से मुझे बताया। अल्लाह करे ऐसा ही हो, मैंने महेश की तरफ देखते हुए कहा। अच्छा बेटा, तुम ठीक हो जाओगे तो हम। वो बुढ़िया कुछ कहते कहते रुक गई जबकि गजल और महेश के चेहरों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। अच्छा असजिद, तुम आराम करो, हम फिर आएंगे, महेश ने कहा और कमरे से बाहर निकल गया। पीछे पीछे गजल और बुढ़िया भी निकल गई। फिर यूं ही लेटे लेटे मेरी आंख लग गई और मैं सोता चला गया। रात के किसी पहर मेरी आंख सख्त प्यास की वजह से खुल गई। कमरे में चांद की हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी जिसकी वजह से मुझे कमरे की हर चीज दिखाई दे रही थी। मैं काफी मुश्किल से उठकर बैठा। मेरे बिस्तर के सरहाने की तरफ एक छोटा सा टेबल रखा गया था जहां पानी का जग मौजूद था। मैंने हाथ आगे बढ़ाकर ग्लास में पानी अनडीला और एक ही सांस में पी गया, लेकिन फिर भी मेरी प्यास ना बुझी। मैंने 2-3 गिलास पानी के पिए तब जाकर मेरी प्यास बुझी थी। मैं अपने आप को अजीब सा महसूस कर रहा था। मुझे अपने अंदर एक तब्दीली सी महसूस हो रही थी। मेरे बदन से दर्द की हल्की हल्की सी टीस उठ रही थी। अचानक ही मेरी नजर अपने बाजू पर बंधी हुई पिटी पर चली गई और मैं हैरान होकर उसे देखने लगा जिस पर थोड़ा सा खून भी लगा हुआ था। मैं हैरान इसलिए हो रहा था कि पहले तो मेरे बाजू पर कोई भी पट्टी नहीं थी। हाँ, अलबत्ता टांगों, पाँव और हाथों पर पट्टियां पहले से मौजूद है लेकिन बाजू पर नहीं थी। मैंने एक गहरी सांस ली और दोबारा लेट गया, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट सी महसूस हो रही थी और दिल अजब अंदाज में धड़क रहा था और ये रात मेरी आंखों में ही कट गई। सुबह होते ही गजल मेरे लिए नाश्ता लेकर आ गई और मुझे देखते ही बोली, अरे तुम्हारे चेहरे पर ये 12 क्यों बज रहे हैं? उसने नाश्ते की ट्रे मेरे सामने रख दी। गजल, ये देखो, ये पट्टी कल तो यहाँ नहीं थी और ना ही मेरे बाजू पर कोई जख्म था। मैंने परेशानी से कहा। अरे असजिद, तुम तो ऐसे ही परेशान हो रही हो। तुम्हारे बाजू पर जख्म था लेकिन मैं ना देख सकी थी। तुम्हारे बाजू पर एक बहुत जहरीला कांटा चबा हुआ था। मैं जब कल कमरे में आई तो तुम सो रहे थे। मैंने तुम्हारे बाजू पर चबा हुआ कांटा देख लिया था, फिर मैंने वो कांटा निकाल कर पट्टी कर दी थी। गजल ने मेरी तरफ देखते हुए कहा तो मैं मुस्कुरा दिया। अच्छा, अब जल्दी से नाश्ता कर लो, गजल ने कहा और कमरे से बाहर चली गई और मैं नाश्ता करने में मसरूफ हो गया। नाश्ता करने के बाद मैंने बाजू से पट्टी खोलकर देखा तो मेरे बाजू पर 2 नन्हे नन्हे सुराख थे और मेरे बाजू पर खून जमा हुआ था। मैंने बाजू को थोड़ा दबाया तो इन सुराखों से खून के 2 नन्हे नन्हे कतरे उभर आए थे। मैंने दोबारा बाजू पर पट्टी बांधी और बिस्तर से उठकर कमरे में टहलने लगा। इतने में गजल और महेश कमरे में दाखिल हुए। अरे वाह असजिद, तुम तो इतनी जल्दी उठ खड़े हुए, ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, महेश ने मेरी तरफ गहरी नजरों से देखते हुए कहा। बस यार, ऐसे ही बैठे बैठे थक गया था इसलिए सोचा थोड़ी देर टहल लूं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, तो फिर आओ, तुम्हें अपनी हवेली दिखा दूं, महेश ने कहा तो मैं खुशी से इसके साथ चल पड़ा। गजल भी हमारे साथ थी। महेश और गजल मुझे हवेली के मुख्तलिफ कमरे दिखा रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हवेली के सब कमरों की सजावट बहुत ही उम्दा अंदाज से की गई थी। अचानक ही गुजरते हुए मेरी नजर एक ऐसे कमरे की तरफ चली गई जिसका दरवाजा बंद था। इस कमरे की खिड़की के पास मुझे एक साया दिखाई दिया जो एकदम ही वहां से गायब हो गया। मैंने इसे अपना वहम समझा और महेश और गजल के साथ चलता रहा। इन्होंने मुझे हवेली के और तो सारे कमरे दिखाए लेकिन वो कमरा नहीं दिखाया जो बंद था और जिसके पास मैंने साया देखा था। बहरहाल ये दिन मेरा बहुत ही अच्छा गुजरा। रात को मैं सो रहा था कि अचानक ही मेरी आंख बाजू में सख्त दर्द की वजह से खल गई। मैंने जब अपनी बाजू की तरफ देखा तो मेरी आंखें हैरत से खली की खली रह गईं। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक साया मेरे बाजू पर झुका हुआ था और वो मेरा खून पी रहा था। अचानक ही मेरे मुंह से एक फलक शिगाफ चीख निकल गई। इस साये ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। उफ खुदाया, इसकी सुर्ख अंगारा आंखें बिल्कुल इस खौफनाक बिल्ली की तरह थी और इसका रंग भी बिल्कुल इस खौफनाक बिल्ली की तरह था, काला सियाह। इस साये ने अपनी खूनी नजरों से मुझे घूरा और आंख झपकते ही वहां से गायब हो गया।
मेरा जिस्म बुरी तरह कपकपाने लगा था। मैंने अपने बाजू की तरफ देखा जिससे खून बह रहा था। अचानक ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं बिस्तर पर था और हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। मैंने एक नजर अपने बाजू की तरफ देखा जिस पर अब पट्टी बांधी हुई थी। एक पल के लिए तो मैं हैरान हुआ, फिर सोचा गजल ने ही दोबारा पट्टी कर दी होगी। और अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि इस हवेली में एक खौफनाक साया है और वो साया इस खौफनाक बिल्ली का ही है। मुझे इस हवेली से खौफ आने लगा था क्योंकि इस हवेली में मौजूद साया मेरी जान का दुश्मन बन गया था। मेरा इरादा अब जल्द ही इस हवेली से जाने को था क्योंकि वो साया किसी भी वक्त मेरी जान ले सकता था। मैं गजल का इंतजार कर रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं गजल को कह दूंगा कि मैं अब इस हवेली में नहीं रुक सकता क्योंकि इस खौफनाक बिल्ली का साया मेरा पीछा करते हुए इस हवेली में आ गया है। मैं काफी देर गजल का इंतजार करता रहा लेकिन वो ना आई। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो दिन के 11 बज रहे थे। आखिरकार मैं तंग आकर उठ खड़ा हुआ और कमरे से बाहर आ गया। बाहर भी हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। मेरा दिल एक अनजाने खौफ से धड़का। मुझे ये खामोशी किसी बड़े तूफान का इशारा लग रही थी। मैंने मुख्तलिफ कमरों में जाकर देखा लेकिन मुझे गजल, महेश और वो बढ़िया कहीं भी नजर न आए। मैं अपने कमरे की तरफ जाने के लिए मुड़ा ही था कि मुझे हल्के हल्के कहकहों की आवाजें सुनाई दी। मैंने गौर किया तो मुझे अंदाजा हो गया कि ये आवाजें इस बंद कमरे से आ रही थी जिसके पास मैंने इस साए को भी देखा था। ना चाहते हुए भी मेरे कदम इस कमरे की तरफ उठने लगे। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था और कदम लड़खड़ा रहे थे। मैं कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा तो मुझे अंदर से महेश की आवाज सुनाई दी। महेश कह रहा था, अब हमें मस्जिद का काम तमाम कर देना चाहिए। पहले भी इसका दोस्त अरसलान यहाँ से भाग गया है। ये ना हो कि मस्जिद भी हमारे हाथों से निकल जाए। फिर मुझे गजल की आवाज सुनाई दी, महेश तुम फिक्र न करो, आखिर अरसलान हमसे बचकर कहाँ जाएगा, उसे तो हमारी बिल्ली ही खत्म कर देगी। गजल की ये बात सुनकर महेश ने खौफनाक अंदाज में पकपहे लगाने शुरू कर दिए। इसके पकपहे में अब गजल और बढ़िया के भी पकपहे शामिल हो गए थे। गुस्से से मेरा चेहरा सुर्ख होने लगा। मैंने एक जोरदार धक्का दरवाजे को दिया तो दरवाजा एक झटके से खुलता चला गया, लेकिन अंदर का मंजर देखकर मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। दिल ने जोर जोर से धड़कना शुरू कर दिया क्योंकि अंदर का मंजर ही कुछ ऐसा था। गजल, महेश और बुढ़िया की शक्लें बहुत ही खौफनाक हद तक बिगड़ी हुई थी। उनके मुंह से 2 दांत बाहर को निकले हुए थे, मुंह पर खून ही खून लगा हुआ था और हाथों के नाखून काफी हद तक बड़े हुए थे। उनके आगे एक लाश पड़ी हुई थी जिसको वो नोच नोच कर खाने में मसरूफ थे। मुझे अपने सामने एकदम देखकर वो घबराए, लेकिन फिर उनके खौफनाक पकपहे पूरे कमरे में गूंजने लगे। पकपहे लगाते हुए उनके चेहरे और भी खौफनाक हो गए थे। आओ आओ मस्जिद, महेश ने खौफनाक अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, तुम इंसान नहीं दरिंदे हो। दरिंदे में गुस्से से चीखा, मस्जिद तुमने ठीक कहा, हम इंसान नहीं हैं, लेकिन हमारा ताल्लुक किस मखलूक से है ये कोई नहीं जान सका है। अगर कोई जान ले कि हमारा ताल्लुक किस मखलूक से है तो हम इसके आगे बेबस हो जाएंगे। हम लोग सदियों से यहाँ रह रहे हैं लेकिन कोई भी हमें जान नहीं सका है। जो भी यहाँ आता है वो वापस नहीं जाता है बल्कि हमारी खुराक बन जाता है। तुम्हारा दोस्त अरसलान भी हमारी ही कैद में था लेकिन वो यहाँ से भाग गया है। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी वो जिंदा घर नहीं जा सकेगा। इसको तो हमारी बिल्ली अपनी खुराक बनाएगी। अब तक कितने ही लोग यहाँ आए और हमारी खुराक बिन गए। जब कोई इंसान यहाँ न आए तो महेश रोजाना कब्रिस्तान जाता है और कब्रिस्तान से एक ताज़ा लाश निकाल कर ले आता है और फिर हम उसे कई रोज तक खाते रहते हैं। लेकिन जिंदा इंसानों का गोश्त कुछ और ही मजेदार होता है। अब हम इस लाश को नहीं बल्कि तुम्हें अपनी खुराक बनाएंगे। गजल ने कहकहा लगा कर कहा, और हम तुमको जो रोजाना बना हुआ गोश्त देते हैं वो इंसानों का ही गोश्त होता है। तुमने जितना भी गोश्त खाया है इंसानों का ही खाया है, वो भी मुर्दा इंसानों का। बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा दोस्त तो यहाँ से भाग गया है लेकिन तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। महेश ने उठते हुए कहा, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया हो। महेश धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। मुझे अपनी मौत यकीनी लग रही थी। मैं वहाँ से भागना चाह रहा था लेकिन भाग नहीं पा रहा था। महेश मेरे पास आकर रुक गया। मैंने उसकी आंखों में देखा तो मैं डर कर 2 कदम पीछे हट गया। इसकी आंखें भी इस साई की तरह खौफनाक थीं। मुझे पीछे हटा हुआ देखकर इसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई थी। फिर अचानक ही इसकी शक्ल बदलने लगी। अब मेरे सामने महेश की जगह वो साया खड़ा था जिसको मैंने अपना खून पीते हुए देखा था।
वो साया यानी महेश मेरी तरफ बढ़ा और अपने लंबे दांत मेरी गर्दन में गाड़ दिए और मेरी फलक शिगाफ चीखें पूरे कमरे में गूंज गईं। रुक जाओ महेश, एक जानी पहचानी आवाज कमरे में गूंजी। महेश ने घबरा कर मेरी गर्दन से अपना सर उठाया। मैंने सामने देखा तो मेरी जान में जान आई, क्योंकि सामने ही मेरा दोस्त अरसलान खड़ा था। उसके हाथों में एक लकड़ी थी जिसके सिरे पर आग जल रही थी। अरसलान, मैंने कहा और भागकर इसके पीछे जा खड़ा हो गया। अरसलान, मुझे बचा लो उनसे, ये मुझे मार डालेंगे, मैंने डरते हुए कहा। असजिद, बेफिक्र रहो, अब उनका आखिरी वक्त आ गया है। उनकी मौत आज यकीनी है। मैं उनकी मौत का राज जान गया हूँ। इन्हें सिर्फ आग से ही खत्म किया जा सकता है। अरसलान ने महेश की तरफ बढ़ते हुए कहा। महेश खौफजदा नजरों से अरसलान को देख रहा था। इसके चेहरे पर मौत का खौफ छा गया था और वो डरी डरी नजरों से अरसलान के हाथ में मौजूद आग को देख रहा था। इसके शैतानी चेहरे पर घबराहट के असरात नुमाया नजर आ रहे थे। अरसलान ने लकड़ी का एक जबरदस्त वार इस पर किया तो उसके जिस्म पर आग लग गई और इसकी खौफनाक और कर्बनाक चीखें गूंज उठी। बूढ़िया ने एक चीख मारी और अरसलान पर हमला आवर हुई। अरसलान इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार न था, लिहाजा वो दूर जा गिरा। लकड़ी इसके हाथ से छूटकर एक तरफ गिर पड़ी। मैं अरसलान की तरफ बढ़ने ही लगा था कि गजल मेरे सामने आ गई। इसकी शक्ल बहुत ही खौफनाक थी। इसके मुंह से 2 दांत बाहर को निकले हुए थे और मुंह से खून के कतरे टपक रहे थे। गजल ने मुझे एक जोरदार धक्का दिया और मैं कमरे में से बाहर जा गिरा। गजल अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैलाए मेरी तरफ बढ़ी। मौत अपनी तरफ बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। मैं अपने आप को इससे बचाने के लिए एक तरफ भाग खड़ा हुआ। गजल भी अपनी तमाम तर खौफनाकी के साथ मेरे पीछे भाग रही थी। मैं भागते भागते हवेली से बाहर निकल आया। मैंने रुककर इधर इधर नजर दौड़ाई तो हर तरफ जंगल ही जंगल था और फिर जिस तरफ मेरा मुंह था मैं भाग खड़ा हुआ। गजल अभी तक मेरा पीछा कर रही थी। आखिरकार मैं गजल की नजरों से बचता हुआ एक दरख्त के पीछे जा छुपा और गहरे गहरे सांस लेने लगा। गजल के गराने की आवाजें मुझे वाज़ेह सुनाई दे रही थी। इसकी गराहट में एक वहशत नुमाया थी। इसकी खौफनाक और दिल को दहला देने वाली गराहट आहिस्ता आहिस्ता से दरख्त के करीब तर होती जा रही थी। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मैंने आहिस्ता से दरख्त के पीछे से देखा तो गजल दूसरी तरफ जा रही थी। फिर थोड़ी ही देर में वो जंगल में ही कहीं गुम हो गई और मैंने सूख का सांस लिया। अभी मैं दरख्त के साथ ही खड़ा अपनी सांसें बहाल कर रहा था कि अचानक मुझे अपने पीछे गराहट की आवाज सुनाई दी। मैंने पीछे देखा तो मेरे सामने गजल खड़ी थी। इसकी आंखों में दहशत और चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। मैं पथराई हुई नजरों से उसे देखे जा रहा था। अचानक ही इसका हाथ हरकत में आया और उसने मुझे पकड़ लिया। अपने लंबे लंबे दांत मेरी गर्दन में गाड़ दिए। मेरे मुंह से न खत्म होने वाली चीखों का सिलसिला शुरू हो गया। अचानक ही गजल की एक भयानक चीख वहाँ गूंजी और वो मुझे छोड़कर इधर इधर भागने लगी। उसके जिस्म को आग लग चुकी थी और वो इस आग में जल रही थी। इसकी भयानक और कर्बनाक चीखें वहाँ गूंज रही थी। मैंने सर उठाकर सामने देखा तो मेरे सामने अरसलान खड़ा था। इसके चेहरे पर गहरे खराशों के निशान थे जिनसे खून भी बह रहा था। मैं इसका ये हाल देखकर तड़प उठा। अरसलान के हाथ में आग की लकड़ी अब भी मौजूद थी। अरसलान की नजरें गजल पर जमी हुई थी, जिसकी चीखें अब मदहम पड़ चुकी थी और फिर गजल का जला हुआ कोयला जिसमें एक तरफ गिर पड़ा। मैंने अपनी गर्दन को हाथ लगाकर देखा तो मेरी गर्दन खून से तर हो चुकी थी और अब भी मेरी गर्दन पर मौजूद सुराखों से खून बह रहा था। अरसलान, मैंने अरसलान के पास जाकर कहा। अरसलान ने आग से जलती लकड़ी एक तरफ फेंकी और मुझे गले से लगा लिया। असजिद, मैंने उन दरिंदों का खात्मा कर दिया है। ये अब दोबारा कभी भी जिंदा नहीं होंगे। अरसलान ने हंसकर कहा। अरे असजिद, तुम्हारी गर्दन से तो खून बह रहा है। अरसलान ने परेशानी से कहा। मैंने अपनी गर्दन पर दोबारा हाथ लगाया तो मेरा हाथ खून से सुर्ख हो गया। अरसलान ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर मेरी गर्दन पर बांध दिया तो मुझे कुछ सुकून मिला। अरसलान, तुम कैसे इस हवेली तक पहुँचे? मैंने चलते चलते पूछा। असजिद में इस खौफनाक बिल्ली को देखकर खौफजदा हो गया था। फिर मैं एक तरफ को भाग निकला। भागते हुए मैं इस हवेली तक पहुंच गया था। मैंने हवेली के दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद महेश ने दरवाजा खोला और मुझे अंदर ले गया। हवेली के अंदर गजल और बूढ़िया भी थी। मुझे देखते ही उनके चेहरों पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई थी, लेकिन मैं उस वक्त उनकी मुस्कुराहट का मतलब नहीं समझा था। फिर मैंने अपने ऊपर बीतने वाली दास्तान उनको सुना दी। मुझे तुम्हारी भी बहुत फिक्र थी। मुझे अपने आप से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मैं तुम्हें मुश्किल में छोड़कर खुद भाग गया था।
मुझे दिल ही दिल में खुद से नफरत होने लगी थी और मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि तुम जरूर इस खौफनाक बिल्ली का शिकार हो गए हो। मैंने महेश के साथ जाकर पूरा जंगल छान मारा, लेकिन ना तो तुम मुझे दिखाई दिए और ना ही वो खौफनाक बिल्ली दिखाई दी। फिर मैं महेश के साथ हवेली वापस आ गया। अरसलान ने मुझे तफसील बताई। अरसलान, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि ये इंसान नहीं है? तुम कैसे हवेली से भागे और तुम्हें किसने बताया कि इन्हें सिर्फ आग से ही खत्म किया जा सकता है? मैंने एक साथ कई सवाल कर दिए। अस्जिद, इस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र थी। मैं खिड़की खोलकर आसमान की तरफ देख रहा था कि हवेली के दरवाजे पर दस्तक हुई। बुढ़िया ने जाकर दरवाजा खोला और थोड़ी देर बाद बढ़िया और गुजल किसी को उठाए हुए हवेली में आए। थोड़ी देर बाद महेश हवेली में दाखिल हुआ। इसके कंधे पर कोई था और वो उसे उठाए हवेली के अंदर दाखिल हो गया। मैं भी कमरे में से बाहर निकला और बाहर आ गया। बाहर हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। मैं एक कमरे के पास पहुंचा तो मुझे बुढ़िया, महेश और गजल के हंसने की आवाजें आई। जब मैंने कमरे का दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि गजल, महेश और बुढ़िया किसी की लाश खाने में मसरूफ थे और उनकी शक्लें भी काफी खौफनाक थी। मैं वहीं गिरकर बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं इस कमरे में था जिसमें वो दरिंदे लाश को खा रहे थे, लेकिन अब इस कमरे में इस बुढ़िया के अलावा कोई भी नहीं था। अचानक ही मुझे बाहर से तुम्हारी आवाज सुनाई दी। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो तुम गजल और महेश के साथ बातें करते हुए एक कमरे में दाखिल हो गए। मैंने इस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की तो वो बढ़िया एक साया बंद कर आई और फिर मुझे कुछ होश न रहा। जब मुझे होश आया तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मुझे कुछ भी दिखाई न दे रहा था। अचानक ही मुझे अपने बाजू पर चुभन सी महसूस हुई। मैंने अपना दूसरा हाथ अपनी जेब में डाला और लाइटर निकालकर उसे जलाया तो मुझे महेश दिखाई दिया। वो मेरे बाजू से खून पी रहा था। आग को देखकर वो एकदम घबरा गया और पीछे हट गया। मैं जल्दी से उठा और इसकी तरफ बढ़ा, लेकिन वो कमरे से निकलकर भाग गया। मुझे यकीन हो गया कि इस मखलूक को सिर्फ आग से ही खत्म किया जा सकता है। फिर मैं भागता हुआ जंगल में आ गया। मैंने दरख्तों की सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और इन्हें आग लगा दी। अचानक ही मुझे अपने पीछे गिराहट सुनाई दी। मैंने पीछे देखा तो वही खौफनाक बिल्ली खड़ी थी। मैंने जलती हुई लकड़ियां इस पर फेंकी तो उसे आग लग गई और इसका जिस्म धुआं बनकर गायब हो गया। सुबह हुई तो मैंने एक लकड़ी उठाई और तुमको बचाने के लिए हवेली में वापस आ गया। वो दरिंदे तुमको खत्म करने ही वाली थी कि मैं उनके सामने आ गया और महेश को आग लगा दी। अचानक ही बुढ़िया ने मुझ पर छलांग लगा दी और मैं दूर जा गिरा। इस बढ़िया ने अपने लंबे नाखूनों से मेरा चेहरा नोचना शुरू कर दिया। फिर मैंने हिम्मत करके उसे दूर फेंका और उसे भी आग लगा दी। मैंने देखा कि तुम हवेली से बाहर भाग रहे हो और वो गजल भी तुम्हारे पीछे ही थी और फिर मैं भी भागता हुआ जंगल आ गया और तुमको गजल से बचा लिया। अरसलान ये सब बताकर खामोश हो गया। मैं उसे प्यार भरी नजरों से देखने लगा और सोच रहा था कि अगर आज अरसलान ना होता, मैं जिंदा ना होता। मैं दिल ही दिल में अरसलान की लंबी जिंदगी की दुआएं करने लगा। अच्छा यार अस्टी, तुम बताओ कि तुम कैसे उन दरिंदों तक पहुँचे? अरसलान ने मुझसे पूछा तो मैंने अपने ऊपर बीतने वाली तमाम कहानी इसको सुना दी। हम चलते चलते इस जगह पहुँच गए जिस जगह इस खौफनाक बिल्ली ने मुझ पर हमला किया था। अरे अस्जिद, वो देखो तुम्हारा रिवाल्वर। अरसलान ने एक तरफ इशारा किया। मैंने आगे बढ़कर अपना रिवाल्वर उठाया। अचानक ही मुझे अपने पीछे गाराहट सुनाई दी। मैंने एक चीख मारी और वहाँ से भाग पड़ा। मैं ऐसे भाग रहा था जैसे मौत मेरा पीछा कर रही हो। मुझे अपने पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। हंसने की आवाजें सुनकर मैं भागते भागते रुक गया। पीछे मुड़कर देखा तो मैं शर्मिंदा सा हो गया क्योंकि अरसलान मेरी ये हालत देखकर हंस रहा था। गिराहट की आवाज अरसलान ने ही निकाली थी। अरसलान ने गिराहट की आवाज मुझे डराने के लिए निकाली थी, जिसमें वो कामयाब हो गया था।